नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अन्ना हजारे और रामदेव दोनों राजनीति के आगे अपने को लाचार महसूस कर रहे हैं। इनकी लाचारी एनजीओ, सिविल सोसाइटी और सामाजिक संगठनों के देश समाज पर असर के बुनियादी सवाल खड़े करती है। कोई कितना ही लोकप्रिय हो, जनता को झिझोड़े, मगर बिना पार्टी के राष्ट्र राज्य की व्यवस्था को नहीं बदलवा सकता। लोकतंत्र में पार्टियों की पूछ है, एनजीओ की नहीं। सिविल सोसाइटी कितना ही दम लगाए, वह निर्णायक नहीं होगी। इसलिए अन्ना हजारे और रामदेव के ताजा संकेत राजनीतिक इरादे वाले हैं। यो अन्ना हजारे ने पार्टी बनाने की बात से इनकार किया है, लेकिन रामदेव के इरादे में पार्टी का विचार पुराना है। वे उसी अनुसार संगठन बना रहे हैं। इसे वे जब चाहे राजनीतिक पार्टी में बदल सकते हैं। तब सवाल है, क्या रामदेव और अन्ना हजारे राजनीति बाज बनने की बदनामी में नहीं फंसेंगे? नेता और सांसद भ्रष्ट है तो अन्ना हजारे और रामदेव नेता बनकर बदनामी से कैसे बचेंगे? अपने को भ्रष्टाचार से कैसे बचा सकेंगे? पार्टी बनाना और चुनाव जीतना बहुत टेढ़ा काम है। तभी अपना मानना रहा है कि राजनेताओं के प्रति पॉजिटिव रुख होना चाहिए। अपना मानना है कि सबसे टफ काम राजनीति है और राजनीति में सफल होना एवरेस्ट की चढ़ाई है। क्या अन्ना हजारे और रामदेव को ऐसी जोखिम उठानी चाहिए? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी छवि बदलने के अभियान में जुटे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ टिप्स अपने राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी से भी लिए हैं। आडवाणी ने भी 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद छवि सुधार की ऐसी कोशिश की थी जैसे अभी मोदी कर रहे हैं। आडवाणी पर उनकी कोशिश भारी पड़ी थी। उन्होंने पाकिस्तान जाकर जिन्ना की तारीफ की। उसके बाद 2009 के चुनाव में वे पीएम इन वेटिंग तो बन गए, लेकिन पार्टी, संघ और मतदाताओं में उनकी जो हालत हुई वह इतिहास है। बिल्कुल आडवाणी की तरह तो नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी भी अपनी छवि बदलने की कोशिश में हैं। मोदी ने सुझाव दिया है कि सांप्रदायिक दंगों में शामिल लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए वे चाहते हैं कि चुनाव आयोग अपने कानून में बदलाव करे। इसके अलावा मोदी चाहते हैं कि आईपीसी में भी बदलाव किया जाए और सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया जाए। ध्यान रहे, सांप्रदायिक व लक्षित हिंसा निरोधक कानून का मसौदा सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने बनवाया है, जिसका भाजपा विरोध कर रही है। सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए जिस तरह के उपाय सोनिया गांधी सुझा रही हैं, कुछ वैसे ही उपाय मोदी भी सुझा रहे हैं। तभी भाजपा के नेता भी हैरान हैं। उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी कुछ ज्यादा ही जल्दी में हैं। उन्होंने सद्भावना उपवास किया, जिसमें खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाया गया। उन्होंने उर्दू पत्रिका को इंटरव्यू दिया और फिर सांप्रदायिक हिंसा रोकने के सुझाव दिए। माना जा रहा है कि यह सब करके वे दिल्ली आने की राह बना रहे हैं, लेकिन भाजपा नेताओं का ही मानना है कि इस हड़बड़ी में वे गुजरात को दांव पर लगा रहे हैं। उनके इस कामकाज से देश भर में तो पता नहीं क्या सद्भाव बनेगा, लेकिन गुजरात में उनके मतदाताओं का सद्भाव जरूर बिगड़ जाएगा। खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रस्ताव अब ठंडे बस्ते में जाना तय दिख रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कोशिशें ठप हैं और वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने भी अपनी ओर से कोशिश करके देख लिया है। इस मामले में वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु की भविष्यवाणी सही होती दिख रही है। उन्होंने कहा था कि अगले चुनाव के बाद ही कोई फैसला हो पाएगा। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय संभालने के बाद ऐसे संकेत दिए कि वे खुदरा कारोबार में एफडीआई लाने के फैसले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरह से सरकार को मदद करने वाली पार्टियों ने पल्ला झाड़ा है, उससे तय हो गया है कि सरकार इसे आगे नहीं बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री और उनकी टीम को उम्मीद थी कि वे यूपीए को बाहर से समर्थन दे रही कुछ पार्टियों और गैर यूपीए कुछ दलों के समर्थन से इस फैसले को लागू करवा लेंगे, लेकिन ऐसी तमाम पार्टियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि वो एफडीआई का विरोध करेंगे। उनके बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी साधे रखी थी, लेकिन अब उन्होंने भी कह दिया है कि बिहार सरकार खुदरा कारोबार में एफडीआई का विरोध करेगी। कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद समाजवादी पार्टी से थी, पर मुलायम सिंह यादव ने वामपंथी नेताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख दी, जिसमें उन्होंने खुदरा कारोबार में एफडीआई का विरोध किया। गैर यूपीए में बीजू जनता दल और अन्ना डीएमके भी इसके खिलाफ है। सरकार में शामिल तृणमूल कांग्रेस पहले से ही इसके खिलाफ है। ममता के विरोध की वजह से ही सरकार को ये फैसला टालना पड़ा था। यूपीए सरकार कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से ये फैसला नहीं लागू करा सकती है, तो नई सरकार तक इस फैसले के लिए इंतजार करना होगा।
एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को हटाने का वादा कांग्रेस आला कमान से नहीं ले पाए। उनकी कई मांगे मानी गई, लेकिन इसे दो टूक अंदाज में ठुकरा दिया गया। सो अब पवार ने सीधे चौहान के खिलाफ मोर्चा खोला है, तो दूसरी ओर चौहान ने भी जवाबी मोर्चा खोल दिया है। शरद पवार सप्ताहांत में मुंबई पहुंचे तो उन्होंने चौहान का नाम लिए बगैर कहा कि जो लोग जनता से चुनकर नहीं आए हैं, उनको जनता की समस्याओं की जरूरतों का क्या पता होगा। उनकी पार्टी चौहान पर फैसले नहीं करने का आरोप लगा रही है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने अपने सचिवालय से आंकड़े निकालकर मीडिया को दिए। चौहान ने बताया कि अपने 505 दिन के कार्यकाल में उन्होंने 15,000 से ज्यादा फाइल निपटाई। उनके मुताबिक उन्होंने हर दिन औसतन 30 फाइलें निपटाई हैं, जबकि विलासराव देशमुख और सुशील कुमार शिंदे का रिकॉर्ड बहुत खराब है। चौहान के आंकड़ों के मुताबिक इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने औसतन एक दिन में 12 से 13 फाइलें निपटाई। इनसे उलट अशोक चौहान का रिकॉर्ड फिर भी अच्छा है। उन्होंने 675 दिन में 19,845 फाइलें निपटाई हैं, यानी प्रतिदिन 29 फाइल। पर झगड़ा बढ़ने का एकमात्र कारण यही नहीं है। एनसीपी नेताओं के तमाम दबाव के बावजूद मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार में एनसीपी कोटे के मंत्री सुनील तटकरे की जांच नहीं रुकवाई है। तटकरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के खास हैं और पवार ने उन्हें अपनी जगह कृषि मंत्री बनवाया है, जिस पर श्वेत पत्र लाने की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। राज्य सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने तटकरे की जांच शुरू कर दी है और जांच में ईडी व आयकर विभाग से भी मदद मांगी है। अब सुर्खियां हैं, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है। अन्ना हजारे ने अपने अनशन के दूसरे दिन केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे मजबूत लोकपाल बिल लाना होगा, नहीं तो सरकार चली जाएगी। अन्ना हजारे ने कहा कि इस समय देश में भ्रष्टाचार विरोधी लहर बन रही है और सरकार इस लोक लहर की अनदेखी नहीं कर सकती है। हालांकि रविवार की भारी भीड़ के बाद आज सुबह जंतर मंतर पर भीड़ कम थी, लेकिन दोपहर के बाद भीड़ जुटी। अनशन पर बैठे अन्ना के करीबी सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर लोगों से कहा कि वे एक हफ्ते देश को समर्पित करें, अपने स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों से छुट्टी लेकर अनशन में शामिल हों। उत्तरी ग्रिड फेल होने के कारण करीब 8 घंटे तक आधा देश अंधेरे में डूबा रहा। उत्तर भारत के करीब सभी राज्यों में बिजली नहीं रही, जिसकी वजह से करीब 300 ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ। हालांकि हवाई सेवाएं बाधित नहीं हुई, लेकिन दिल्ली मेट्रो की सेवा पर इसका असर हुआ। बिजली व्यवस्था बहाल होने के बाद ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार गड़बड़ी की जांच करा रही है। दूसरी ओर टीम अन्ना ने कहा कि अन्ना के अनशन में पहुंच रही भीड़ को रोकने के लिए साजिश के तहत उत्तरी ग्रिड को फेल कराया गया। गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने आज असम के दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कोकराझार जिले की राहत शिविरों का निरीक्षण किया और दंगा पीड़ितों से भी बात की। उनके साथ उत्तर पूर्व राज्यों के विकास मंत्री पवन सिंह घटोवार और प्रदेश के परिवहन मंत्री भी राहत शिविरों में गए। चिदम्बरम ने दंगा पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। चिदम्बरम को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ ही असम के दंगा प्रभावित जिलों में जाना था, लेकिन वे शनिवार को पीएम के साथ नहीं जा सके थे। तमिलनाडु एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगने से कम 32 यात्रियों की मौत हो गई है। रेल मंत्री मुकुल रॉय ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास हुई दुर्घटना की जांच दक्षिण मध्य रेलवे के सुरक्षा आयुक्त डीके सिंह करेंगे। दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। दुर्घटना के बाद सीपीएम ने कहा है कि रेल मंत्रालय का कामकाज पटरी से उतरा हुआ है और प्रधानमंत्री को खुद इस मंत्रालय के काम पर नजर रखनी चाहिए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी।